बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें बेटे हम आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के मुतालिक। तो उसका सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बेटे सबसे पहले जो वर्ड मैट्रिक्स के लिए यूज किया गया मैट्रिसेस में, वो था आपके पास एक जेम्स जोसेफ नामी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था। उसने बेटा 1850 के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद आर्थर कैली जो था, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है जो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। आर्थर कैली ने फर्स्ट टाइम जो मैट्रिसेस थे उसके बारे में बेटे डिटेल डिस्कस की इन 1858, और इसने इसके ऊपर बहुत काम किया। और इसी की वजह से मैट्रिसेस को फिर हम लोगों ने भी द ब्रैकेट्स लिखकर उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद सबसे जो इसकी डिटेल जो आज मॉडर्न हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं उसमें बेटा कोलिस जो था उसने 1930 में इसके ऊपर बहुत काम किया। और आज हम लोग जो हैं इन सारों की कंट्रीब्यूशन, जिसमें बेटे जेम्स जोसेफ, विलियम रोवान, आर्थर कैली और कोलिस, तो बेटा इनके तवसत से हम लोग आज मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। मैट्रिसेस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग अभी तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं लेकिन इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है। तो बेटा जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, स्पेशली जब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मैट्रिसेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग किसी भी फर्म के अंदर उसकी कमोडिटीज को उसको मीट करने के लिए, उसकी डिमांड से प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो बेटा वहां पर मैट्रिसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो खैर अभी हम लोग इसकी बेसिक्स बातें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स है क्या, फिर मैट्रिसेस को हमने ऑपरेट कैसे करना है, वो हम लोग इस चैप्टर में सारी बातों को कवर करेंगे। तो आप लोग साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छी तरह से समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose एलिमेंट्स को बेटे हम लोग एंट्रीज भी कहते हैं, आर रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बेटे हम लोग ये वाली जो ब्रैकेट इस्तेमाल किया करते हैं इन्हें हम लोग क्या कहा करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा करते हैं। इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम्स। रेक्टेंगुलर अरे में बेटे आप लोगों ने इसको कुछ एलिमेंट्स हम लोग इस डायरेक्शन में लिखा करेंगे और बेटा कुछ एलिमेंट्स हम लोग इस डायरेक्शन में लिखा करेंगे। तो ये आपके पास जो रेक्टेंगुलर अरे हुआ करेगी, इसमें बेटे अगर आप लोग देखें तो मैंने ये कुछ लाइंस ड्रॉ की थी, इसी को जरा सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगाते हैं इसमें हम लोग एलिमेंट्स पुट किया करेंगे। बेटे इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहा करते हैं रोज। ये बेटे क्या कहलाती हैं, रोज। और हम लोग जर्नल इसको किससे प्रेजेंट किया करेंगे, एम से। नंबर ऑफ रोज कहीं पे भी आ जाए तो हम उसको जर्नली किससे प्रेजेंट करते हैं, एम से। फिर बेटे वो बात करेगा इन वर्टिकल लाइंस की। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, चले मैं इधर लिख देता हूँ, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं बेटे ये आपके पास कॉलम्स को शो करती हैं। ये क्या है, कॉलम्स। और बेटे कॉलम्स को हम लोग जब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हो तो हम ऑर्डर लिखते वक्त एन यूज करते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटे आपने बस याद रखना है कि रोज के लिए आम जनरल एम और कॉलम्स के लिए बेटे हम लोग जर्नली वर्ड क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब आप लोग इनकी जगह पर एलिमेंट्स पुट करेंगे और उसको विद स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद कर दें, जैसा कि अगर मैं यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख दूं और बेटे यहाँ पर 0 और -2 लिख दूं, तो देखिए जरा ये वाली जो लाइंस हैं ये आपके पास रोज होंगी। और बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ जब आप लोग लिखेंगे तो इन्हें बेटा हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम्स। तो सबसे पहले आपको रोज और कॉलम्स के दरमियान मुकम्मल जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस है, वो बेटे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता तो फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे और अक्सर आप लोग मिस्टेक कर लिया करेंगे। तो बेटा सबसे पहले रोज और कॉलम्स होने चाहिए आपको क्लियर। उसके बाद बेटे हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा करते हैं। जब आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो फिर वो आपको
सम टाइम पूछा करेगा कि भाई इसका ऑर्डर बताएं। तो अगर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर रो की डेफिनेशन लिखना चाहें तो बेटे हम लोग अगर रो को डिफाइन करें तो हम लोग रो में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो बेटे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम लोग रोज कहते हैं, और बेटे जो आपके पास कॉलम्स हैं वो बेटे आपके पास क्या कहलाती हैं, वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैट्रिसेस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो वर्टिकल लाइन आएंगी बेटे वो क्या कहलाएंगी, आपके पास कॉलम्स कहलाएंगे। अब जब रोज और कॉलम्स को हम आपस में इकट्ठा करके उनकी वैल्यूज लिखते हैं, उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो बेटा उसे हम आज के बाद क्या नाम दिया करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग एक अगली डेफिनेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वो आप लोगों को ये रेस कर रहा हूं मैं, और हम लोग वापस चलते हैं अपनी बाकी डेफिनेशंस की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पर बेटे एक मैट्रिक्स लिखा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूँ, फिर इसका नेम रख दिया ए 4 9 -7 2। ये एक मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर बेटे आप लोगों को ये बात पता लग गई कि इसके अंदर रोज कितनी है 2, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और बेटे कॉलम भी कितने होंगे 2, 2 ही इसके अंदर वर्टिकल लाइंस है। बेटे किसी मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नंबर हम उसके अंदर लिखते हैं। तो बेटे इसमें अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 2, नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा कितने हुए 2 हो गए। तो हम लोग एक टर्म बनाते हैं, हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटे ये कैसे आता है, अगर आप लोग नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज को बेटे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे आपके पास ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि देखें इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने ए लिखा है, रोज बेटा कितनी थी 2, हम इसको लिखते हैं m, ये आपके पास है n, और हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये बेटे आपने सिर्फ रीड करना है, ये जो मैंने लिखा है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे हम लोग इस तरह रीड करते हैं, और सॉरी इसको हम लोग सिर्फ राइट करते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2। लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे तो बेटा रीड करने के लिए आप इसे लिखेंगे 2 बाय 2, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, लिखना मल्टीप्लाई है। जब आपने मैट्रिक्स ये हमेशा याद रखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कॉर्नर में लिखा जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स के जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है वहां पर आप लोग हमेशा इसका ऑर्डर लिखा करेंगे, जिस तरह के मैंने ये लिखा। लिखते वक्त ऐसे ही लिखना है 2, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, फिर 2 लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन बेटा इसको रीड इस तरह नहीं करना, रीड इसे कैसे करना है 2 बाय 2, तो इसको रीड हम लोग हमेशा इस तरह करेंगे। ये आपके पास इसको रीड करने के लिए लिखा है, और इसमें बेटे आप लोग इस तरह इसको क्या करेंगे, राइट किया करेंगे। तो रीड कैसे करना है, अगर यूं लिखा है तो उसको 2 बाय 2 लिखना है। तो बेटे आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे बाद में। अगर आपने कॉलम पहले लिख दिए रोज बाद में लिख दी तो भाई ऑर्डर गलत हो जाना है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बेटा रोज हमेशा पहले लिखनी है और बेटे कॉलम्स हमेशा हमने बाद में लिखी। तो बेटे ये बेसिक्स जो बातें थी, जो उसका इंट्रोडक्शन था, जिनके बारे में आपको जरूरी तौर पर पता होना चाहिए था, वो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हम लोग इसकी 1.1 स्टार्ट करते हैं। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और डेफिनेशन भी है, इक्वल मैट्रिक्स। ये भी समझना बड़ा जरूरी है। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, वो कहते हैं जी दो मैट्रिक्स सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब आपके पास बेटे उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट मीन उनकी कोरस्पॉन्डेंस सेम होनी चाहिए। एक अब कोरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं फिर उसको आगे लेके चलते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ये है 2 3 4 5,
बेटे एक मैट्रिक्स बी है 7 9, चलें मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। बेटे मैट्रिक्स ए में देखें फर्स्ट रो क्या फर्स्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए है, ये कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, इसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी है, तो ये कोरस्पॉन्डेंस है। तो ए का कोरस्पॉन्डेंस 2 हुआ और 3 किसका कोरस्पॉन्डेंस हुआ बी का। सिमिलरली बेटे 4 किसका कोरस्पॉन्डेंस है सी का और 5 किसका कोरस्पॉन्डेंस है डी का। अब ये आपके पास दो मैट्रिसेस अगर हम इक्वल कहें कंडीशन के मुताबिक, तो बेटा याद रखो इन दो मैट्रिसेस को उस वक्त इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब दो चीजें सेम हो। नंबर एक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और नंबर दो बेटा आपके पास उसकी कोरस्पॉन्डेंस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस जो दिए गए हैं उनके बेटा ऑर्डर भी सेम और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो मैट्रिक्स आपके पास बेटा इक्वल होंगे, अदरवाइज आप उनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो ये कोरस्पॉन्डेंस का सेम होना इक्वल मैट्रिसेस के लिए जरूरी है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। तो बेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, तो हम लोग अपने मैट्रिसेस में देखकर उसको लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था बेटा ये जो हमारे पास इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाई जाती हैं इस तरह से, ये रोज होती है। तो जरा इसमें देखें वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 और ये 2। तो नंबर ऑफ रोज कुछ हम m से लिखा करते हैं, तो बेटे वो कितनी आ गई 2। बेटे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम लोग कॉलम्स हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल लाइंस, रोज हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल। तो वर्टिकली कितनी लाइंस हैं 1 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी बेटा कितने हो गए 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें, देयर आर द 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो बेटे आपके पास एक लाइन ये 1 2 एंड 3, तो रोज बेटा कितनी है 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस कितनी है, जस्ट एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो बेटा इसके कॉलम्स कितने हो गए 1। इसमें देख लेते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट एक है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके अंदर बेटा रो कितनी हुई सिर्फ एक। वर्टिकल लाइंस देखें जरा 1 2 3, तो आपके पास वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, तो बेटा इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए 3 आ गए। इस पर आ जाते हैं, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 एंड 3, आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, बेटा नंबर ऑफ रोज 3। वर्टिकल लाइंस देखें 1 2 3, तो बेटे वर्टिकल लाइंस भी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी बेटा कितने हो गए 3। इस तरह बेटा इसको देखें, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 2 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ रोज 2। बेटे वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए 3 आ गए। तो इस तरह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसने आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बारे में पूछा था, तो बेटे हमने उसको विद लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया कि इतने इतने रोज और इतने इतने कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ईच मैट्रिक्स जो दिया गया है हर एक का आपको ऑर्डर बताना है। तो बेटा अभी पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ा था ऑर्डर कैसे आता है, जब आप रोज को किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉलम से। तो बेटा जरा देखें इसमें रोज कितनी है जी स्टूडेंट्स बेटा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो बेटा ऑर्डर के लिए आपको रोज और कॉलम्स दोनों लिखने हैं। तो बेटा आप इसको लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रोज m, बेटा कितनी है इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा कितने हैं हमारे पास 1। तो बेटे आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो बेटे कैसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और आप इसको रीड कैसे करेंगे 2 बाय 2, 2 इंटू 1, ये आपने इसका ऑर्डर लिख लिया। इसमें बेटे आपके पास देखें नंबर ऑफ रोज बेटे वो कितनी है m1 है,
बेटे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास, एंड वो बेटा कितने हैं, 2। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटे वो आपके पास कितना हो जाएगा, एन को एन से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। रोज हमेशा फर्स्ट, कॉलम्स बेटे हमेशा सेकंड। नंबर ऑफ रोज बेटे कितनी आई हैं आपके पास इसमें, 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे वो भी कितने हैं, 2। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटे वो कितना, अच्छा बेटे 2 मल्टीप्लाई 2, पीछे आपकी बुक में ना उसको वो इसी तरह ही लिखता है 2/2, 2/1, तो आप इसको भी एज इट इज लिख लें। आमतौर पर हम मैट्रिक्स के साथ इसको इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसको रीड आपने 2/2 ही करना है। इस तरह इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे, 1/2। और बेटे ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2/2। इसके बेटे नंबर ऑफ रोज वो बेटा आपके पास कितनी है, 2 है। फिर बेटे नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे वो भी कितने हैं इसमें, 3। तो इसका ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटे 2/3 इस तरह लिखा, और इसको 2/3 की तरह आपने रीड करना। इसमें बेटे आपके पास देखें नंबर ऑफ रोज बेटे आपके पास कितनी है, m3 है। और बेटे नंबर ऑफ कॉलम वो बेटा n कितने हैं, 2। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो बेटा कितना आ गया, 3/2। इसको हम 3/2 लिख लेते हैं। इसमें बेटे देखो नंबर ऑफ रोज जस्ट कितनी है, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे वो भी जस्ट कितने हैं आपके पास, 1। तो बेटे आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो बेटा कितना आ गया, 1 × 1, जिसे आप लोग 1/1 भी लिखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो आपसे पूछना चाह रहा है बेटा मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन से हैं। तो बेटा डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा था वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डेंस भी सेम हो। तो जरा देखिएगा, मैंने ये उसने क्वेश्चन में 6 मैट्रिक्स लिखे थे, तो मैंने लिखा बेटा मैट्रिक्स ए इक्वल है किसके, एफ के। अब लिख के देखते हैं कि सर कैसे बाकी इक्वल हैं कि नहीं है। ए की वैल्यूज लिखते हैं, वो बेटा कितनी है, 0, 3, 4 और 1। और बेटे एफ की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 3 - 3, 3 + 1 और 1। अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बेटे, जब भी आप लोग कोई नई रो या नई कॉलम नया कॉलम लिखेंगे तो बेटे रो के लिए तो आप लोग नई लाइन में चले जाते हैं। जब आप कॉलम लिखते हैं तो पहले कॉलम के बाद आपने थोड़ा गैप छोड़ना है, फिर सेकंड कॉलम लिखना है। अगर बिल्कुल उसके साथ लिख देंगे तो वो कंसीडर नहीं होगा कि वो आपने ठीक लिखा है, तो सही कंसीडर नहीं होगा। थोड़ा गैप लाजमी आपके हर कॉलम में आना चाहिए। तो बेटा इसको देखिए जरा, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 - 3 0, 3, 3 + 1 4 और 1। देखिए जी क्या इनकी कोरेस्पॉन्डेंस सेम नहीं है, 0 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 4, 1 की जगह पे 1। तो बेटा ए एफ के इक्वल था। अभी हम लोग बी की वैल्यूज लिखते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास था 9 - 7, और ये मैंने कहा डी के इक्वल है, तो डी की वैल्यूज लिखो, 5 + 4 और बेटे -8 + 1। देखिए इसमें उसने लिखी हुई है दो दो लाइंस के अंदर, लेकिन दरम्यान में प्लस है और गैप नहीं दिया उसने, तो आप इसको एक ही नंबर कंसीडर करना है। कुछ बच्चे समझते सर ये तो 2 कॉलम्स हैं, तो बेटा ये 2 कॉलम्स नहीं है, सिंगल कॉलम है, दरम्यान में प्लस का ऑपरेशन है और गैप के बगैर उसने लिखा है। तो बेटा जरा देखो, इसको आप लोग तो एज इट इज लिखेंगे तो ऑलरेडी सिंपल है। इसमें देखें 4 + 5 9, -8 + 1 -7, तो बेटा ये भी दोनों इक्वल। सी पे आ जाएं। सी का मैट्रिक्स है बेटा 2 × 3 एंड 2 - 1, 2 × 2 एंड 4 - 2, 4 + 4 एंड 3 + 0। मैंने दोनों में गैप छोड़ दिया, और ये बेटा किसके इक्वल है, ई के हमने कहा था
तो बेटा ई लिखिए ना जरा, क्या है 6 1 4 2 8 3। बेटा ये तो सिंपल है, इसको लिख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 निकाला 2, 4 4 ज़ा 4 प्लस 4 8, सॉरी 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 0 3। ये बेटा 6 1 4 2 8 और 3। तो देखिए बेटा ये भी मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपके पास इक्वल हुआ। इसके साथ ही बेटे देखें हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में उसने दो मैट्रिसेस दिए हैं और कहता है ये इक्वल है, तो फिर ए बी की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटे फिर वही बात हमने सीखा था, अगर मैट्रिक्स इक्वल हो कोरेस्पोंडेंस सेम होनी चाहिए। ऑर्डर तो सेम है ही है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम। तो देखिए जरा a प्लस 2 की कोरेस्पोंडेंस क्या है आपके पास 5। तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स के इक्वल है कंडीशन के मुताबिक। सो a प्लस 2 बेटा किसके इक्वल होगा 5 के। c माइनस 3 बेटा किसके इक्वल होगा 8 के। इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का 2 उधर ले माइनस का, तो बेटा a किसके इक्वल आ गया 3 के। इसमें बेटा c की वैल्यू माइनस 3 उधर ले जाए किसका, प्लस का, तो 8 प्लस 3 11। फिर बेटा अगला एलिमेंट क्या है b माइनस 1, इसको किसके इक्वल कर लेंगे 6 के। तो बेटा माइनस का 1 उधर ले जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। फिर बेटा यहाँ आ जाए, ये आपके पास क्या है d प्लस 4 और यहाँ इसकी कोरेस्पोंडेंस में क्या है 4। तो बेटे 4 उधर जाके माइनस का, 4 माइनस 4 0। उसने कहा था ए बी सी वैल्यू फाइंड करें, बेटे हमने फाइंड कर दी जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसने कहा जी एक्स और वाई फाइंड करना है, मैट्रिक्स इक्वल है। बेटा अगर इक्वल हो तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिख देंगे जी 2x प्लस 1 इक्वल है 9 के। बेटे 1 उधर ले जाए माइनस का, 2x इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उधर जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू बेटे कितना आ गया 4। बेटे ये 4 4 के ऑलरेडी इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, और अदर आप लोग लिखें तो 5 किसके इक्वल होगा y। तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 10 है, और यहाँ पर आपके पास अगली वैल्यू है दूसरे में, यहाँ देख लें 2d माइनस 1 कितना 5। यहाँ से वैल्यू चूंकि निकालना आसान है, a की वेरिएबल पूछा गया है, माइनस 1 बेटा उधर ले जाए प्लस का, d इज इक्वल टू 6, 2 ले जाके डिवाइड कर दें उस तरफ, तो बेटे वैल्यू 3। इसमें आपके पास दो वेरिएबल है चूंकि ए और बी, तो पहले हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा जरा इस पे आए, 3b प्लस 2, इसकी कोरेस्पोंडेंस पे क्या लिखा हुआ है इधर 11। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, तो हम पहले क्या करेंगे b निकाल लेंगे। 11 में से 2 माइनस 9, बेटे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दें, तो b की वैल्यू बेटे 3। ये b की वैल्यू आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन। तो बेटे आपके पास a एज इट इज, b की जगह पे बेटे हमने चूंकि फाइंड कर लिया 3 पुट कर देते हैं, और बेटे ये आपके पास 3 उधर जाके माइनस होगा, तो a की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी 7। और बेटा ये आपके पास 4 किसके इक्वल हो जाएगा c के। तो जरा देख लें, a भी फाइंड, b c और d हमने सारे वैल्यू फाइंड कर ली। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा जी बेटे अगर मैट्रिक्स इक्वल हो तो p और q फाइंड करना है। तो बेटा जरा हम लिखते हैं, कोरेस्पोंडेंस सेम है, p प्लस क्यू किसके इक्वल है 6 के। और बेटे यहाँ पर देखें ये 5 5 के इक्वल है, 11 11 के, और p माइनस 2q किसके इक्वल है 0 के। अब बेटे अगर मैं इसमें क्वेश्चन 1 कह दूं और इसी क्वेश्चन नंबर 2 कह दूं, तो ये दोनों आपके पास p के कोएफिशिएंट क्या है सेम। और बेटे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं कि अगर ये वेरिएबल आपके पास इनके कोएफिशिएंट सेम हो तो बेटा हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं कि अगर बेटे दो इक्वेशन आ जाएं तो किसी एक कोएफिशिएंट के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने क्या करना होता है सेम, या p को या q को। तो बेटा p ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है तो हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं। फिर हम या तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे, या हम इनको ऐड करते हैं। हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब इनके साइन सेम हो, जिस तरह के इसमें सेम है, और अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर हम इनको ऐड कर देते हैं। तो चूंकि सेम साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो बेटे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट किया तो बेटे साइन चेंज, 0 के साथ खैर माइनस नहीं लगाना चाहिए, ना भी लगाएं तो वो हल हो जाएगा। 2 प्लस 1 3Q इज इक्वल टू 6, 6/3 करेंगे तो बेटे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये Q की वैल्यू क्वेश्चन 1 2 किसी एक में पुट कर दें। आप लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। बेटे P एज इट इज प्लस Q की जगह पे 2 इज इक्वल टू 6। बेटे 2 उधर ले जाएं, किसका, माइनस का, P की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड जो हम लोग ने एक और भी सीखा था, ये एलिमिनेशन मेथड है, बेटा सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं वो भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो आसान लगे आप उसको लिख लें। P प्लस क्यू इज इक्वल टू बेटे 6 है, इक्वेशन 1 है, और बेटे P माइनस 2Q बेटा इक्वल टू किसके बराबर है 0। इसमें से किसी एक में से, ये 0 है, किसी एक में से वैल्यू निकाल लें, P की या Q की। तो मुझे लग रहा है सेकंड में से वैल्यू निकालना आसान है। P इधर रखें, ये 0 है, 2Q बेटा उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये P की वैल्यू हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन 1 में पुट कर दें, क्योंकि 2 में से निकाली है तो 1 में पुट करनी है। तो बेटे P की जगह पर इसमें क्या लिखूंगा, 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 6। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3Q 6। तो बेटा 6/3 करें, Q की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये Q की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें। आप लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन 3। बेटा 3 क्या था, P इज इक्वल टू 2 और Q की जगह पे आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो बेटे 2 कितना हो जाएगा 4। आपके पास वैल्यू आ गई जी Q2 P4, यहाँ पे भी Q2 और P4। तो बेटा P और Q उसने आपसे पूछा था, हमने वो कैलकुलेट किया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो बेटा जल्दी से सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।